नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, आप कुछ जानना चाहते हो तो वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। कई बार हमें कानून बहुत पेचीदा नज़र आता है और इसलिए कि हमें कानून की बारीकियां नहीं मालूम होती या हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बारीकियां मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हमने अपनी नौइयत का एक अलग प्रोग्राम शुरू किया है ताकि आप कानून को करीब से जानें, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर, जो टेलीफोन नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपके जहन में कोई भी कानूनी उलझन है तो आप बिला झिझक फ़ोन कर सकते हैं। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके जो भी मसाइल हैं उसका कानून के दायरे में जो भी हल होगा, बेहतर हल होगा, वो आपको बताएंगे। तो फ़ारूक साहब, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के नाम पर हमारे नाज़रीन रोज़ इसके नाम को सुनते होंगे, लेकिन साइबर क्राइम होता क्या है, इस ताल्लुक से थोड़ा सा तफसील बता दीजिए पहले। देखिए, साइबर क्राइम आज़मी साहब अपने आप में बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और अगर इसको आप आइडेंटिटी थेफ्ट से लेके इम्पर्सोनेशन से लेके, जैसे मैं व्यूअर्स के लिए आपके आसान वर्ड का इस्तेमाल करूं, अल्फाजों का, तो जी। आप अमूमन आप सुनते होंगे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हैक हो जाना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाना, आपकी आइडेंटिटी को हैक कर लेना, या तो आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना लेना, या आपकी आईडी को हैक करके और उसको इम्पर्सोनेट कर देना। राइट, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम लोग देखते हैं। फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फिशिंग है, राइट, फिशिंग अटेम्प्ट्स है। तो साइबर क्राइम बेसिकली इंडिया में जो कवर होता है, वो उसके लिए कानून जो है उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और कंजंक्शन में काम आता है इंडियन पिनल कोड। बहुत सारे जो हमारे इसकी दफाएं हैं उसमें काम आती हैं, और प्रोसीजर क्रिमिनल ट्रायल का सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही होता है। जी। तो साइबर क्राइम अपने आप एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी हैं वो काफी चैलेंजिंग उनके लिए टास्क है। टास्क चैलेंजिंग ऐसे है, मैं अगर आपको एक इलस्ट्रेशन दे के बताऊं कि अब मान लीजिए कि कहीं कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, तो वो जो इलाके की पुलिस होती है वो वहां पहुंच जाती है, और जो भी एक लोग, दो लोग या कई सारे लोग जो मुख्तलिफ हैं उनको वहां अरेस्ट करती है और अपने जगह को सीज करती, जो कार्रवाई है वो करती है। अब साइबर क्राइम में क्या है कि हैवी इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा वेब ट्रैफिक है। मतलब आप सोचिए कि किसी ने एक फर्जी ट्वीट की, उसकी चंद मिनटों में आजकल हजारों ट्वीट्स हो जाती है, रीट्वीट हो जाती है। जी। अब उसको ट्रेस करना बहुत पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि अब करीब करीब जो हिंदुस्तान के जो बड़े शहर हैं उनकी जो पुलिस महकमा है, उन्होंने एक अलग साइबर विंग अपना बना रखा है। हालांकि एक लॉयर होने के नाते मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा उनकी इक्विप्ड नहीं है, और सीबीआई वगैरह तो काफी अच्छे से इक्विप्ड है, लेकिन सीबीआई वगैरह हाई ट्रांजैक्शन जो मैटर्स हैं वो देखते हैं, या जो नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी का। बिल्कुल फ़ारूक साहब, आपको रोकना चाहूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी आजकल बहुत सारी गड़बड़ियां और इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन बोल रहे हैं? मैं शफीउल्लाह बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी शफी साहब, बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी, हमारी एक हासन जिले में हमारी एक जायदाद है, जो एक बुजुर्गों का घर है, जो 2 भाइयों में हिस्सा हुआ है। वो उस दौर में ओरल पार्टीशन हुआ था जी। ओरल पार्टीशन में सामने का हिस्सा जो है बड़ा है, 50 अड़ी चौड़ा है, और पीछे का हिस्सा 50 अड़ी चौड़ा है। ये म्युनिसिपल असेसमेंट में वो सिर्फ 40 अड़ी का हिसाब और पीछे 50 अड़ी का हिसाब मेरे हिस्से में आया है। ठीक है। तो मेरे भाई साहब वो जो 10 अड़ी 22 अड़ी का हिस्सा पीछे का था, वो टेम्पोररी शेड डालकर एनक्रोच कर दिए हैं। उसके बारे में मैं अमिकेबल सेटलमेंट चाहता हूँ। उस वास्ते वकील साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी रहनुमाई करे। जी फ़ारूक साहब, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात अपने सवाल के एंड में कहा कि आप इसका एमिकेबल सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कोई केस मुकदमा ना हो। अच्छी बात है। और अब देखिए क्या है कि आपको हर स्टेट में, आप हासन से बोल रहे हैं, हासन जहां तक मेरा इल्म है शायद वो कर्नाटका में है जी। तो आप कर्नाटका में हाई कोर्ट में या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां भी हासन की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां भी मीडिएशन सेंटर होगा, और गवर्नमेंट की अपनी मीडिएशन सेंटर्स की भी प्रोसीडिंग्स होती हैं। वहां पे एक अपना, आप सारी बातों को, आपको किसी वकील को करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सारी बातें कागज पे लिख के एक एप्लीकेशन, और उस मीडिएशन सेंटर में कुछ स्टेट्स में उसकी कुछ मुख्तलिफ फीस रखी गई है जो कि बहुत नॉमिनल है, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से। तो आप कहीं फ्री भी हैं तो आप वहां जाके फाइल कीजिए। वो आपके जो भाई साहब हैं उनको भी वो नोटिस करेंगे, बुलाएंगे, और वो ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं, और वो आपसे दोनों लोगों को साथ बैठा के बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, और वो पूरी हक्कन इनकानन ये कोशिश करेंगे कि आपका मसला सुलह हो जाए। मीडिएशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि मीडिएशन में फैसले तभी होते हैं जब दोनों पार्टियों जो उसमें सबमिट हुए हैं उनकी रजामंदी हो। तो अगर रजामंदी होगी और अगर मीडिएशन हो गया तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जी, चलिए, उम्मीद है कि शफी साहब आपको जवाब मिल गया होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन कर रही हैं? मुसर्रत परवीन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ से। उत्तर प्रदेश मेरठ से। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा भाई ना वो दिल्ली में कह रहे ककटुमा कोर्ट में है, वो उसका केस था अगर आनंद विहार थाना का, तो वो सुना तो मैं तो वो जमानत तो करवा लिया मैंने, और वकील बहुत बदतमीजी करता है। उसका तारीख का बताता ही नहीं है, कब तारीख है क्या है, और कह रहे पार्टी वाला को मैंने कहा था कि 16 करवा देने के लिए, तो अभी लॉकडाउन का तो बंद हो गया, और वो पार्टी वाला बार बार आजकल कर रहा, वो तो सुन ही नहीं रहा। उसका क्या मैं करूँ? भाई आपका जमानत पे है? हाँ, वो तो निकल गया, जमानत पे है। हाँ, निकल गया। फारूक साहब कोई सवाल आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं जवाब दे दूं। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको आपके वकील के जानिब कोई शिकायत है तो आप उनसे 1 to 1 उसको एड्रेस करें, और नहीं होता तो आप वकील बदल दें। कोई ऐसी कंपल्शन तो है नहीं कि आप लॉयर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने लॉयर से, मैं आपका लॉयर हूं और आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उन्हें चेंज कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर वो जमानत पे हैं, क्रिमिनल मुकदमा है, तो कॉम्प्रोमाइज होगा, ये देखना पड़ेगा। कानून में, मैं आजमी साहब आपके व्यूअर्स तक ये बात और पहुंच जाए इनके सवाल के दायरे में, कानून में हमारे जो पिनल ऑफेंसेस हैं उसमें 3 तरह की ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस हैं। पहली है कंपाउंडेबल मतलब वो क्रिमिनल, मैं इसको क्रिमिनल बात कर रहा हूँ। कंपाउंडेबल वो कि मुकदमा हो गया लेकिन दोनों पक्ष अगर चाहें, पार्टीज उसमें जो फरीक हैं, तो वो आपस में सुलहनामा करा के मुकदमे को खत्म करा सकते हैं। दैट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक होता है कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कंपाउंडेबल तो है लेकिन कोर्ट की परमिशन लाजमी है, राइट। और एक है कि जो नॉन कंपाउंडेबल, जैसे मर्डर वगैरह के जो हीनियस के मुकदमे हैं, हीनियस क्राइम जो है वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। तो अब इनका क्राइम किस दायरे में है? वो कंपाउंडेबल विद परमिशन ऑफ कोर्ट है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, वो देखना पड़ेगा। तो आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करें, और अगर आप लगता है कि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, इंदौर से। इंदौर से। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये था कि इस्लाम के अंदर गोदी प्रथा है कि नहीं? अगर किसी के बाल बच्चे नहीं किसी पति पत्नी को, तो उसमें वो संपत्ति का हकदार कौन रहेगा? अगर किसी के बच्चे नहीं है तो उसकी जो जायदाद है उसका हकदार कौन होगा? हकदार कौन रहेगा? चलिए, ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी, वकील साहब से बात करना था। जी बिल्कुल, वकील साहब सुन रहे हैं आपकी आवाज, सवाल कीजिए अपना।
जी हेलो जी जी, सवाल कीजिए अपना। जी, ये हमने कस्तूरियन से जमीन खरीदी थी अपने 25/144 का हमारा था, 1/125 का इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है आजमी साहब। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। दोबारा आपकी हम बात करवाएंगे वकील साहब से। तब तक वकील साहब, इससे पहले जो कॉल था उसका अगर आप जवाब दे दे तो। जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, ये बड़ा नॉर्मल और यूजुअल क्वेश्चन है, आपके इस प्रोग्राम में कई बार जवाब दे चुके हैं, फिर देते हैं। देखिए, ब्लैंकेट फॉर्मूला इनहेरिटेंस में नहीं लगाना चाहिए। फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूलों के अपने रिलेटिव कंपोनेंट्स भी हैं। अब अगर जिसकी जायदाद, उसका इंतकाल हो गया और कोई उसकी आल औलाद नहीं है, तो ये देखनी पड़ेगी क्या वो कुछ वसीयत करके गए हैं। ये देखना पड़ेगा क्या वो मकरूज थे, उनका इंतकाल जो है मकरूज होके हुआ, वो कर्ज में थे। और उसके बाद उनकी इमीडिएट फैमिली में क्या है, हो सकता है कभी औलाद की डेथ हो गई हो, उनके वालिद साहब जिंदा हों, वालिद साहब नहीं हो तो भाई जिंदा हो, भाई ना हो भाई के बच्चे हों प्लस बहन हो। तो इन चीजों को एक फॉर्मूले में सेट करके जब फैक्चुअल एनालिसिस लेने के बाद ही एडवाइस देना बेहतर होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो लोगों को। तो मुनासिब ये होता है ऐसे मसले में कि अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है तो एग्जैक्ट जो फैमिली ट्री है, अभी की जो फैमिली ट्री है, उसको लेके और आप चले जाएं किसी अच्छे सिविल लॉयर के पास, और वो सारी चीजों को इवैल्यूएट करके आपको सही राय दे देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता दें कि कोई भी हतमी फैसला लेने से पहले आप वकील से मशवरा ज़रूर कर लें। वकील साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि डेथ की बात हो रही थी कि उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा। अगर किसी शख्स ने बैंक से लोन ले रखा है या इस तरह का कहीं उसके ऊपर उधार है किसी तरह का, उसके डेथ के बाद क्या उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसको अदा किया जाएगा या किस तरह से किया जाएगा उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल। सिविल लाइबिलिटी, देखिए शरीयत के हिसाब से, चूंकि फैमिली लॉ मुस्लिम्स में आपको अख्तियारात है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। और दूसरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप उसके अगर आप मकरूज हैं, जो जिनका इंतकाल हुआ है वो मकरूज हैं, तो उसका तरीका ये है कि अगर वो पहले उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करके और पहले उनका कर्ज पूरा उनका जो है वो चुकता किया जाए, और पटने के बाद ही कोई चीज बटेगी। नॉर्मली अगर बैंक्स वगैरह का लोन है और पहले से प्रॉपर्टी कोलैटरल सिक्योरिटी है तो बैंक खुद ही ले लेगी, राइट। और अगर कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है तो शरई तकाजा भी ये कहता है, जो इस्लामिक लॉ का तकाजा है, कि आप पहले मकरूज के जाने के बाद उसमें उसकी जो भी एसेट्स वो छोड़ के गए हैं उनके जो है उसको आप पहले उनको डिस्पोज ऑफ करके उस लाइबिलिटी को सेटल कीजिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें यहाँ कर्नाटक से, दावणगेरे से बात कर रही हूँ। कर्नाटक दावणगेरे से, जी सवाल पूछिए अपना। ये हमारे अम्मी ने हुआ उधर, एक हमारे अम्मी कर्नाटक से, अब 3 महीने के आगे से गए थे सुनो, 3 महीने काम से, 3 महीने के आगे से कुछ काम से गए थे उन्होंने बम्बई को। ठीक है। उधर ही रुक गए, लॉकडाउन की वजह से उन्होंने आने डर रहे हैं। अब उनको आने के लिए उधर से लेकर आने के लिए ट्रेन बस कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रेन सर्विस तो शुरू हो गई है ना? इधर कर्नाटक के लिए ट्रेन नहीं है, दावणगेरे के लिए। ठीक है, कर्नाटक के लिए नहीं है अभी। उसकी वजह से क्या तो अब हल करेंगे। चलिए बिल्कुल, अब तो मूवमेंट शुरू हो गए हैं। वैसे ये सवाल लीगल नहीं है, लेकिन चूंकि बहन ने सवाल पूछा है तो जवाब देना रेड जोन एरियाज में तो मूवमेंट, जी जी हाँ, कंटेनमेंट जोन को छोड़ के तो आप ट्रैवल कर ही सकते हैं। और कंटेनमेंट जोन में भी अगर आप वहां के बाशिंदे हैं तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कर दिया है कि आपको कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा और फिर घर पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो इसमें तो लीगली कोई सोल्यूशन नहीं है। आप पता करते रहें, वहां से जब भी गाड़ी वाड़ी चलती हो, ट्रेन बस जैसे भी है, पहुंच जाएं और अपने जिले में जो जिले के आपके ऑफिसर्स हैं या जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे पता करें कि भाई जब वो आएंगे तो उनके आने की कानूनी यहाँ प्रोसेस क्या होगा। तो वो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप उनसे इस बात को अगर आप समझने की कोशिश करें।
चलिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपके साथ बेहतर हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं जी, सवाल पूछिए अपना। वकील साहब से मशवरा लेने का था। हाँ बिल्कुल, वकील साहब सुन रहे हैं आपकी बात, सवाल कीजिए। देखिए सवाल ये है मेरा, हैदराबाद में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने केस फाइल किया है। हमारा टेनेंट जो है वो 2 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन 3 साल हो गए और तो खैर केस चल रहा है, इतना प्रोलॉन्ग चल रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए जो है ना, खाली वो एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं उनके वकील साहब। तो इसमें लिस्ट में लिखा हुआ भी कि एक्सटेंशन नहीं है, बोल के एक्सटेंशन नहीं कर सकते उसके लिखे हुए। अब आपका मशवरा दीजिए। जी फारूक साहब। जी जी, मैं समझ गया सवाल, में जवाब देता हूं इसका। जी आजमी साहब, ऐसे है कि लीज के मैटर में अगर वो कोर्ट गए हैं आपके टेनेंट, तो ऑफ कोर्स अगर 1 साल का दायरा बढ़ गया है तो जरूर मुझे उम्मीद है कि वो आपका किराया जमा कर रहे होंगे लीज एग्रीमेंट के हिसाब से कोर्ट में, और आप वो पैसा कोर्ट से रिलीज करा रहे होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तुरंत एक एंट्री में एप्लीकेशन लगाइए रेंट कोर्ट में जमा करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां तक मुकदमे की बात है, वक्त की बात है, तो देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, आपके शो में कई बार भी कहा है, हाँ हमारे पास जरा बैकलॉग ज्यादा होते हैं मुकदमे में, जो रेशियो है पर सिटीजन जजेस का कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मुकदमे में देरी होती है। लेकिन इसी सिस्टम में अगर आप एग्रेसिवली मुकदमा लड़ें, अच्छे से पैरवी करें, तो रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अब उसमें बहुत चीजें ये होती हैं, डिपेंड कि आप मुकदमे को कितना सीरियसली परसुएट कर रहे हैं। अब अगर टेनेंट के लॉयर बार बार एडजर्नमेंट ले रहे हैं, तो आपके लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि आप उस एडजर्नमेंट को हैविली अपोज करें कोर्ट में और कहें कि साहब ये डिले टैक्टिस है। अगर आप अपोज नहीं करेंगे तो कोर्ट उनको एडजर्नमेंट दे देगी। कोर्ट के पास तो बहुत सारे मुकदमे हैं, और आप एप्लीकेशन लगाएं, और अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद आपकी ट्रायल कोर्ट आपको नहीं सुन रही है, तो आप सेशन कोर्ट में, उसके डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में या हाई कोर्ट में अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करके टाइम बाउंड डिस्पोजल का भी ऑर्डर लाके ट्रायल कोर्ट को दे सकते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जगतपुरी से बात कर रही, दिल्ली से। दिल्ली जनकपुरी से। जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। जगतपुरी से। मैं ये कह रही, मैंने एक फ्लैट लिया, फ्लैट लिया है। फ्लैट लिया है मैंने, एक फ्लैट। तो फ्लैट जो लिया है, तो अभी मेरी रजिस्ट्री नहीं करके दे रहे वो। पूरी पेमेंट मैंने दे चुकी। फ्लैट तैयार है आपका? हाँ फ्लैट तैयार है, दे भी रही हूँ। उसके अंदर मैंने कब्जा भी ले लिया। अच्छा, आपने कब्जा ले लिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई अभी? हाँ रजिस्ट्री नहीं हो पाई अभी। ठीक है, चलिए। और जिससे मैंने लिया है वो बेईमानी पे उतर रही है, वो कर ही नहीं रही रजिस्ट्री। और जिसका है वो ऊपर रहती है, वो किराए पे है। तो वो जो कह लेगी मैं जब मर्जी चाहे जब तुमसे खाली करा सकती हूँ। ये बात सही है या गलत है? तो क्या कुछ तहरीरी तौर पर रिटर्न में कुछ आपके पास है? नहीं, मेरे पास कुछ रिटर्न नहीं है, कुल 10,000 रुपए रिटर्न है बस। चलिए वकील साहब, क्या जवाब देंगे इस पर? अब देखिए, यही हम लोग आपके शो में कई बार बात कर चुके हैं, लोगों को हमेशा अपने बीच में मामलात करे तो लिख लेना चाहिए। अच्छी बात है, कब्जे में जी बिल्कुल पक्का काम करें। तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा ये फाइल कर सकती हैं, लेकिन इनकी ट्रांजैक्शंस को कोरिलेट करना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस तो कोई है नहीं, तो अब आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस से केस को बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि केस के जो डॉट्स हैं वो कैसे जुड़ेंगे। तो आप अगर उस पर रह रही हैं तो बिल्कुल इस मुखालते में न रहें कि अब तो मैं रह रही हूँ, कुछ नहीं होगा। आप तुरंत किसी अच्छे लॉयर से मिलें, सिविल वकील जो सिविल प्रैक्टिस करते हों, दीवानी मुकदमे करते हो, उनसे मिलें, अपनी पूरी बात बताएं, और आप तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई करें, वरना आपके लिए बाद में मुश्किल पैदा हो जाएगी। फारूक साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अगर पेमेंट मान लीजिए किसी फ्लैट की 10 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू कुछ और होती है, गवर्नमेंट वैल्यू कुछ और होती है, व्हाइट मनी कुछ और दिया जाता है, ब्लैक मनी उसका भी जाता है, जो साइड से पैसा दिया जाता है, क्योंकि रजिस्ट्री कम पे की जाती है। तो अगर कुछ होता है तो पैसा क्या पूरा वापस होगा, या जो गवर्नमेंट का जो वैल्यू है सिर्फ वही वापस होगा? देखिए,
ये बड़ा पेचीदा मामला है। ये भी इस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। देखिए, अब वो जमाने करीब करीब लग गए आजमी साहब जब प्रॉपर्टी के रेट्स, मार्केट रेट बहुत ज्यादा होते थे और सर्किल रेट कम होते थे। दिल्ली नोएडा में तो खास तौर से मैं बताऊं आपको कि चूंकि सर्किल रेट हर 2-3 साल पे सरकारें बढ़ा देती हैं, यहाँ बड़ी पॉश कॉलोनीज में सर्किल रेट ज्यादा है और एक्चुअल रेट कम है, जो हकीकत है। और गालिबन हर जगह करीब करीब ऐसा, जब ये प्रॉपर्टी में बूम आया था रियल एस्टेट में 2006 ऑनवर्ड्स, तो ऐसी परेशानियां, ये कॉन्सेप्ट्स थे। मैं लोगों को हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें वो व्हाइट की ट्रांजैक्शन करें। ब्लैक कैश की ट्रांजैक्शन करना इलीगल भी है, पकड़े आपके वो पैसे भी डूबने का डर है अगर कोई चीज हो गई तो। और दूसरी बात क्या है कि अगर इनकम टैक्स वाले आपके पीछे लग जाएंगे, आप पे और मुकदमे भी हो जाएंगे। अब तो नए कानून के हिसाब से 2 लाख रुपए से ऊपर की आप कैश की ट्रांजैक्शन कर भी नहीं सकते। नहीं, मसला वही पैदा होता है। असल कीमत फ्लैट की अगर 5 लाख है, 10 लाख वो डिमांड करता है, तो वो 5 लाख व्हाइट मनी में कैसे देगा या चेक पेमेंट कैसे देगा? वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है सामने वाला। नहीं तो मत ले, प्रॉपर्टीज की कमी नहीं है। आप क्यों अपने हार्ड अर्न मनी को दाव पे लगाएंगे और क्यों आप इलीगल एक्टिविटी में वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे? अगर आप पैसा कैश में दे रहे हैं, जो कैश मतलब अनअकाउंटेड मनी हो गई, वो ब्लैक है, वो तो फिशी ट्रांजैक्शन है। कानून की तो निगाह में उसकी कोई शिनाख्त नहीं है। प्लस वो तो आपके पैसे जो डूबे वो डूबे, और अगर आपने साबित भी कर दिया कि हाँ मैंने ये कैश नहीं, ये मेरे पास कैश का सोर्स था, मैंने दिया था, तो अब तो नए कानून के तो हिसाब से 2 लाख रुपए के ऊपर कैश दिया तो आप पिनल ऑफेंस है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर 10 लाख रुपए का फ्लैट है तो आप 10 लाख रुपए उसको चेक से ही दीजिए, मतलब व्हाइट में ही दीजिए। कैश के ट्रांजैक्शन से बाज आइए। अगर कैश के ट्रांजैक्शन में कभी भी देखिए, जब तक चीजें अच्छी चलती हैं आजमी साहब, कोई मुश्किल नहीं है। अब इन्हीं बहन का जैसे सिर्फ 10,000 की पर्ची लेके बैठी, अगर एक फ्लोर, चलिए अगर जगतपुरी में 15 लाख रुपए का भी लिया तो 15 लाख रुपए दाव में लगा दिए ना अपने। जी जी बिल्कुल। तो आप चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना करते हो, आपके पास भले पैसे कैश में आपने कमाए हो, आपका कैश का धंधा हो, पर उसको बैंक में जमा कीजिए, जमा करके चेक से पैसा दीजिए। मैं अपने लोगों को यही रिकमेंड करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही है बहन? मैं जगतपुरी से बात कर रही भैया। मैंने जो है फ्लैट लिया था। जी, आपके सवाल का जवाब तो दे दिया, कुछ और सवाल है? नहीं, मैंने 13 लाख 10 रुपए 13 लाख 10 का वो लिया था फ्लैट। ठीक है। 13 लाख पूरे दे चुकी मैं उसे, वो मेरी रजिस्ट्री नहीं करके दे रही। नहीं तो वही, आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है आपने 13 लाख रुपए उनको दिए? कैसे दिए? चेक से दिए, कैश से दिए? वही केस दिए, केस सारे कैश दिए। कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई उन्होंने पर्ची दी है, कोई कुछ सबूत दिया? हाँ, उन्होंने लिख के दिया मुझे, स्टाम्प पेपर है लिख के, वहाँ उस पे लिख के दिए है, एग्रीमेंट है मेरे पास। मैं समझ गया। मैंने इनको जो पहले सलाह दी, अच्छी बात है, क्योंकि पास एग्रीमेंट भी है, स्टैम्प भी है, रिसीविंग भी है, और अगर ये इनकम टैक्स पेबल के दायरे में नहीं आती तो इन पे कोई ऑफेंसेस भी नहीं आएगा, राइट? कुछ इनको एमनेस्टी मिल जाएगी। इनके लिए मेरी सलाह ये है कि एक अच्छी सेल वकील से मिले और तुरंत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा फाइल करें, ताकि रजिस्ट्री कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन आपको जवाब मिल गया होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जम्मू से जी, सवाल पूछिए अपना। वकील साहब, बात ऐसी है कि मेरे को किसी ने ऐसे गुमराह करके ना नौकरी के लिए पैसे ले लिए, बोला लड़के की नौकरी दिला दूंगा। ठीक है। तो उसने बोला कि 4 लाख दे दो और उसके बाद करेंगे। मैं बोला फिर नहीं हो रहा ऐसा नहीं। उसने बोला 2 लाख ले दो, दे दो, 2 लाख में नौकरी लगी, उसके बाद 2 लाख कर दे ना, हो गया। उसने ऐसे करते करते मेरे से कभी 1 लाख, कभी 50, कभी कुछ 5 लाख रुपए उसने दोबारा ले लिया। ठीक है, मेरे से। लेकिन बात तो 4 ही की थी, आपने 5 दे दिया उसको। वो ऐसे करता रहा ना कि बोला यार उसको देने हैं इतने, उसको देने हैं तो उसको देने में, चलो कोई बात नहीं, काम हो जाएगा तो ठीक है। मैं फौजी आदमी था, मैं गुमराह में हो आ गया। मैं बोला यार काम हो जाएगा। तो अभी वो ना तो पैसा है, ना कुछ है, तो ना नौकरी। तो अभी मैं क्या करूँ आपसे थोड़ी सलाह। मैं 2-3 महीने से देख रहा था प्रोग्राम, बीच में मुझे पढ़ने लगा, तो वो आज देखा तो आज चल रहा प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल, इसका जवाब दिया जाएगा।
फरूख साहब, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे थे शुरुआत में, गालिबन उसी तरह का एक मामला है, पैसे ले लिए हैं, काम नहीं हुआ है और धोखा दे रहा है। ये एक बहुत पेचीदा मामला है और इसमें थोड़ा सा वक्त लेके मैं समझाऊं आपके लोगों को। देखिए, किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए अगर आप रिश्वत दे रहे हैं, कोई रिश्वत मांग रहा है, वो तो क्राइम कर ही रहा है। आप अगर रिश्वत देने को तैयार हो गए तो आप भी तो क्राइम में शामिल हो गए ना। रिश्वत देना भी तो पिनल, मतलब इखलाकी तौर की बात में वो तो अलग है, कानूनी तौर पे गुनाह तो है ना रिश्वत देना भी। मुश्किल क्या है कि मैंने, ठीक है आप मुकदमा कर सकते हैं, फ्रॉड का, चीटिंग का मुकदमे दर्ज हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में मैंने कोर्ट के व्यूज देखे हैं कि कोर्ट ये पलट के पूछ देती है कि भाई आप भी तो कोई बहुत दूध के धुले तो है नहीं, ठीक है उसने चोरी चकारी की वो अलग बात है, उस पर मुकदमा चलेगा, वो अरेस्ट होगा, वो जेल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिश्वत देने, अगर आपने नौकरी हासिल करने की कोशिश की रिश्वत देके, तो टेक्निकली ये गलत है। और मैं आपके व्यूअर्स को ये आपके शो के मीडियम से एडवाइस करना चाहूंगा कि उन लोगों को इससे बाज आना चाहिए और ऐसे फ्रॉड हर गली मोहल्ले में आजकल घूम रहे हैं, बिल्कुल भी इन चक्करों में न पड़े। आप यकीन जाने आजमी साहब, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, वो जो स्कैम खुल के आया है हाई कोर्ट के मामले में भी, टीचर्स के अपॉइंटमेंट का। समझिए, अब मान लीजिए ऐसे ही आज से मुझे याद है उस मुकदमे में मैं भी कहीं शामिल था 7-8 साल 10 साल पहले, पूरा का पूरा बैच जो पुलिस अपॉइंटमेंट हुआ था पीएसी में और यूपी पुलिस में, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। मुलायम सिंह, अब मान लीजिए कि जैसे ये जी, अब जैसे ये मेरे भाई हैं, अब इन्होंने अगर 4 लाख रुपए दे दिए, ये कहीं भर्ती हो भी गए मान लीजिए, और इन्होंने काम शुरू कर दिया 1 साल बाद और भर्ती हो भी गए, और उसके बाद 1 साल बाद हाई कोर्ट ने और किसी तंजीम ने, किसी इदारे ने उड़ा दिया, तो गए, कोई आप जाके पैसा तो मांग नहीं पाएंगे अपना। तो ईमानदारी जो है बहुत जरूरी है अपने मामलात में, और मैं नहीं रिकमेंड करता कि कभी भी ऐसी चीजों में आप हाथ डालें, बचें। आपका देखिए रिस्क का मालिक तो खुदा है, अल्लाह बैठा है, वो रिस्क आप जब आप दुनिया में है तो रिस्क वो देगा ही इंशाल्लाह, वादा है उसका। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और जहां तक बात इनके पर्टिकुलर मामले की है, तो ये जाके मुकदमा फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, अरे थाने में, और थाने वाले अगर नहीं सुनते हैं तो दफा 154 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में ये अपने एसएसपी को कंप्लेंट दें, और उसके बावजूद अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो दफा 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में ये अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करें, सीकिंग डायरेक्शंस फॉर पुलिस के लिए डायरेक्शंस ले टू लॉन्च एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर, कानून के हिसाब से मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन मैं और लोग अगर इस बात को तक, जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो हम लोगों की, जो लोग भी देख रहे हो, जो लोग उसको आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पे न पड़े। बहुत ये हर तरीके से तकलीफ दे सौदा है। मैं देखिए पेशे से वकील हूँ, हम लोग रोज देखते हैं लोग अपनी अपनी जमीनें बेच के, अपने मकान बेच के, गहने बेच के, माँ और उनकी बीवियां लोग करते हैं, और फिर अल्टीमेटली कहीं का होता नहीं है मामला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका खैर मकदम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील फरूख खान साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गया। फारूक साहब, यहाँ जाना चाहूँगा, मकान या दुकान का कोई एग्रीमेंट अगर कराते हैं तो किस तरह से कराया जाए? अगर हम किराए पे जा रहे हैं, चाहे किराया देने वाला हो या किराया लेने वाला हो, किस तरह से एग्रीमेंट कराएं कि इस तरह के केसेस जो हो रहे हैं हमारे सामने नजर आ रहे हैं उससे बचा जा सके? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं। कानून क्या कहता है कि 11 महीने तक का अगर किराया नामा है तो वो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट से हिट नहीं होता। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का डिफाइन करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल है, जिसका रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है कानूनन। तो किराएनामे में अगर वो 11 महीने से ऊपर का किरायानामा है, नॉर्मली होता ही है, तो आप अगर वो 11 महीने का भी है, तो अगर आप ये आपका इरादा ये है कि आप 11 महीने करके उसको रिन्यू कराएंगे, तो मकान मालिक के लिए खास तौर से ये बेहतर होगा कि वो एक साथ ही उसका 2 साल 3 साल जो भी है, जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे एग्रीमेंट को रजिस्टर करा ले और एग्रीमेंट किसी अच्छे लॉयर से ड्राफ्ट कराए।
देखिए नॉर्मली होता क्या है हमारे यहाँ आजमी साहब कि लोग कॉपी एंड पेस्ट पे चलते हैं। एक चीज और है, नोटरी का बिल्कुल नोटरी भी लोग करवाते हैं, नोटरी से करवा लेते हैं, क्या उसकी भी उतनी मान्यता है, गुंजाइश है? 11 महीने तक का अगर कॉन्ट्रैक्ट है और प्रॉपरली नोटराइज्ड है तो उसकी भी मान्यता है, उसकी भी लीगल स्टैंडिंग है। पर अब नोटरी भी कैसे होती है हमारे मुल्क में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब नोटरी क्या होती है, गए कहीं मोहर लगवा के आ गए। नोटरी का एक तरीका है, जब आप जो नोटरी पब्लिक होते हैं उनके पास एक रजिस्टर होता है, वहां पे जो दोनों फरीक जो एग्रीमेंट साइन करते हैं उनके उस रजिस्टर पे सिग्नेचर होते हैं और नोटरी उसको प्रॉपरली अटेस्ट करता है। नोटराइजेशन इस बात का प्रूफ है कि इन दोनों लोगों ने हमारे सामने जो है वो एग्जीक्यूट किया। वो रजिस्टर जमा होता है सरकार के पास, जो इसका डिपार्टमेंट है, और जब कभी हम लोग जैसे सिविल ट्रायल करते हैं तो मुकदमात में हम उस रजिस्टर को समन कराते हैं प्रूफ करने के लिए कोर्ट में कि भाई ये डॉक्यूमेंट था या नहीं था। अमूमन मैंने ऐसा देखा है कि साहब मोहर किसी और की, उसको पता ही नहीं बेचारे नोटरी को कि उसकी मोहर भी लग गई। अब चूंकि रजिस्टर में जब एंट्री नहीं है तो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने तो अपने जाने में सारी चीजें पूरी की, कानूनी जो रिक्वायरमेंट थी, पर चूंकि सही से नहीं की, कुछ पैसे बचाने के लिए या अपना वक्त बचाने के लिए, अब आप बड़ी मुसीबत में आ गए। तो डॉक्यूमेंट्स को देखिए है क्या, जैसे आप दवाई नहीं खाते कायदे, हर मतलब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए कहीं रिएक्शन न कर जाए, वैसे दस्तावेजों के लिए भी जो उस काम का एक्सपर्ट हो उससे कांटेक्ट करें, उससे सलाह ले। जी बिल्कुल, इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में लगातार बताते रहते हैं कि कोई भी हतमी फैसला लेने से पहले वकील से मशवरा जरूर कर लें। वकील साहब, ब्रेक में गए थे तो एक और सवाल हमारे भाई का आया था, उस पर भी अगर हम बात कर लें कि एक दुकान है, वो उसमें कई सालों से चला रहे हैं, किराया हर साल का साल वो 10% या 20% जो भी होता है वो बढ़ाते हैं, लेकिन रसीद नहीं दे रहे हैं बढ़े हुए किराए की, तो ऐसे में क्या करें? रसीद लेना लाजमी है। रसीद नहीं दे, अगर अगर नहीं दे रहे हैं, अगर अपने आप प्रूफ बन गया, चेक से पेमेंट करें, चेक से दे। अब मान लीजिए किराया जो है वो 2000 रुपए है और मैं 2000 रुपए मैं किराएदार हूं और आप मकान मालिक है, मैं आपकी चेक अपने चेक से दे रहा हूं, तो वो अपने आप प्रूफ हो गया। नहीं, छोटे दुकानदार हैं जो चेक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे सूरत में क्या करेंगे? नहीं तो अगर वो नहीं दे रहे तो आप उनको जाके कोर्ट में, अगर छोटे मामलात हैं और आप चेक वेक का, वैसे आजकल आदमी साहब बड़ा मतलब ये चेक से नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें लगती है कि आज के ऑनलाइन, आजकल आप यकीन जाने, मैं तो देख के, बल्कि मैं उतना टेक सेवी नहीं हूं, मुझे वो फोन पे और पेटीएम वगैरह करना नहीं आता, मैं देखता हूं कि आजकल तो हर आदमी के पास ये सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो अगर उसके बावजूद भी नहीं है तो फिर आप अदालत में जाएं और वहां जाके कहें कि साहब मैं इतना किराया दे रहा हूं, इतने की रसीद दे रहे हैं, तो मैं ये किराया कोर्ट पे जमा कर रहा हूं, अपने आप मामला रिकॉर्ड पे आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जी मेदक से बात कर रही हूँ। मेरठ? मेदक। मेदक, ओके ठीक है जी। सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल ये है, मेरा एक मकान है जो मेरे पैसों का ही है, इसमें जैसे 3 हिस्से होने का है, तो बराबर होना बोल के बोल रही, तो मैं इसमें क्या करूँगी? जमीन किसके नाम है? मकान आपके नाम है? मकान आपके नाम ही है? मेरे नाम से ही है। तो हिस्सा 3 हिस्सा कौन करने को कह रहा है? जी भाई ही हिस्सा करने वाली हूँ, मगर थोड़ा कम बढ़ के हो रहा, तो कैसा करूँगी समझ में नहीं आ रहा मुझे, 3 हिस्से बराबर कैसा करूँ? जी मैं समझ। चलिए बिल्कुल, उसका बेहतर जो भी बेहतर हल होगा बताया जाएगा। देखिए, अगर आप खुद मालिक हैं, आप अपने जायदाद के 3 हिस्से खुद करके अपने वारिस को या जो भी आप जिनको भी देना चाहें, आप देना चाहती हैं, ऐसे मकान आजमी साहब होते हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हम लोग देखते रहते हैं, जिनका हिस्सा समझ में नहीं आता कि करें तो करें कैसे। तो आप एक दरवाजा है, गली में घर है, 100 गज का मकान है, 80 गज का मकान है, राइट, उसमें हिस्सा कैसे हो? लेकिन हमने ये भी जोखा है कि हम हिंदुस्तानी लोग माशाल्लाह बड़े जुगाड़ वाले भी, हम कर भी लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपस की बात है तो घर परिवार के, फैमिली के या इलाके के जो मुतब्बर लोग होते हैं वो बैठते हैं और वो मामला करा देते हैं। नॉर्मली ये भी होता है कि बहुत छोटा सा मामला है, मान लीजिए 40 गज 30 गज का है, दुकान है, मकान है, उस पर 3 हिस्से होने, तो होता क्या है कि उसकी 3 हिस्से की एक वैल्यू लगा दी जाती है
और उसमें ये होता है कि साहब अगर एक आदमी लेना चाहे तो बाकी लोगों को पैसे दे दे, राइट, या वो मतलब राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के बेसिस पे। तो ये, और अगर डिस्प्यूटेड मामला है पार्टीशन का, मान लीजिए कि फरीकैन आपस में, ऐसे भी मसले होते हैं कि जहां जो जिनकी प्रॉपर्टी थी वो चले गए और अब उसके बाद झगड़ा हो रहा है कि साहब मैं आगे कर लूंगा, मैं पीछे कर लूंगा, तो उसके लिए आप सूट ऑफ पार्टीशन भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप खुद करना चाह रही हैं, तो जो मैंने पहले बताया आप उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल वकील साहब, एक चीज और जानना चाहते हैं, पुश्तैनी मकान किसी का है, बाप दादा का है, दादा का भी इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया, बच्चा रह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स उसके कहाँ हैं, दादा ने कहाँ रखे या कहीं मिस हो गया है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? कब्जा उन्हीं का है लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद नहीं है। जी, ये होता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए आजमी साहब, ऐसा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अब डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। जैसे यूपी में देखें आप, मुझे बड़ा अचंभा होता है, वो बिल्कुल खसरा खतौनी वाइज आपको बहुत हद तक रिकॉर्ड्स हो गए हैं डिजिटलाइज। अब मान लीजिए कि कोई है, अब वो उनके पास कुछ तो होगा, चलिए बिजली का बिल होगा, बिजली का बिल मान लीजिए वो अपने दादा के नाम पे ही होगा, वालिद साहब के नाम वो जमा कर रहे होंगे। हाउस टैक्स जमा होता है आजकल हर शहर में, गांव में तो खैर नहीं, लेकिन शहर में म्युनिसिपैलिटीज जो होती हैं, जो नगर महापालिका और नगर निगम वगैरह होती है, वो हाउस टैक्स लेती हैं, इनकी रसीदें होंगी आपके पास। तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके आप रेवेन्यू ऑफिस में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वहां एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मान लीजिए वहां भी नहीं करता तो आप रहते रहिए, कोई मुश्किल भी नहीं है। आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का पेपर न होने के बावजूद पेपर मिस हो गया है और पेपर रिकॉर्ड भी नहीं, तो फिर आपको डिक्लेरेशन का एक मुकदमा फाइल करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं आवाज पूछना चाहता हूँ कि एक ये ग्रीन डे कंपनी थी एक बरेली में, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यूपी बरेली से। ठीक है। तो बरेली में ग्रीन डे कंपनी सन 12 में आई थी, तो उन्होंने, वो हमारे ही लोगों की थी, उन्होंने बड़े आश्वासन दिए थे हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें हमें कोई क्या नाम ब्याज वगैरह नहीं है होता है। तो हमने उसमें 50,000 का इन्वेस्ट किया था। हमने कब किया था, कितने साल पहले? 2012 में। 2012 में, ठीक है। तो उन्होंने 8 साल में ये कहा था 8 साल में आपको दुगनी रकम दी जाएगी और उसमें मंथली 1200 रुपए मंथली हमें देंगे वो। तो हमें 2 साल तक तो उन्होंने हमें मंथली भी दिया और सब रियायत करी। इसके बाद में वो 14 में यहाँ से भाग गई कंपनी और आज तक वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे सर्टिफिकेट्स और वो पट्टा जिसमें के उन्होंने दिए थे कि 8 साल में इतना रख होता है, वो सब हमारे पास मौजूद है। तो हम ये चाहते हैं कि कृपया इसमें हम क्या करें और कैसे हो के नकेल इनके ऊपर कसी जाए। और जो एजेंट भी हैं, वो एजेंट जिनके थ्रू वादा वो यहाँ अभी मौजूद हैं। तो क्या आपने पुलिस वगैरह में कंप्लेन कराई इस ताल्लुक से? अभी नहीं, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। बस आश्वासन दे रहे हैं कि वो कंपनी वाले यहाँ गए आएंगे और पहले तो ये अब ये हो रहा है कि वो लॉकडाउन चल गया है, फलाना बढ़ा लिया है कि 1-2 साल से ऐसे झांसे में दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब दिया जाएगा आपको। जी वकील साहब। और वही पॉन्जी स्कीम वाला मामला है। अभी आप लोगों ने ही दिखाया कुछ दिनों पहले, अभी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा स्कैम हुआ है कई हजार करोड़ रुपए का। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले बेंगलोर का भी एक वाकया ऐसे ही आया अभी। जी बिल्कुल जी, बेंगलोर का तो बहुत बड़ा मैटर हुआ और ऐसे बहुत सारे मसले हम लोग देखते रहते हैं। देखिए है क्या कि जब आप कहीं, जैसे वो IMF के नाम से खोला कि वो शरिया कंप्लाइंट बिजनेस करेंगे। देखिए अगर बैंक से जो बैंक का रेट चल रहा है, चाहे भले वो शरिया कंप्लाइंट फंड्स में, अगर बैंक के ऊपर कोई भी पैसा देने की आपको बात कर रहा है तो उसको शक की निगाह से देखना चाहिए। आप जब भी कहीं अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा टटोल के देखिए। ज्यादातर ये पॉन्जी स्कीमें फ्रॉड साबित हुई हैं, कानूनन जुर्म है, पर बात ये है कि वो पकड़े भी गए लोग, जेल में भी लोग हैं, लेकिन पैसा तो डूब गया ना।
पैसा आपकी हार्ड अर्न मनी डूब गई, वो पैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। मैंने जितने चिट फंड और पॉन्जी स्कीम के मुकदमे देखे हैं, लोगों को तो हमने जेल पहुंचवा दिया है लेकिन पैसे नहीं मिल पाए। तो जेल मिलने भेजने से कोई आपकी उनकी दुश्मनी पुश्तैनी तो है नहीं। अच्छा, वो पैसा इतना खा के वो डकार चुके होते हैं, वो सोचते हैं चलो 2-4-5 साल जेल में रह लें, कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट तो होगी नहीं, बची के निकल आएंगे। तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, बहुत ज्यादा, और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी स्कीम से बाहर रहें और दूर रहें, पहली बात। दूसरी बात, अभी हजरत जो सवाल पूछ रहे थे, अब आप मुकदमा दर्ज कराइए। अब आप जब आप वो भाग गए तो वो नहीं आने वाले, आ गए तो कुछ अगर कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा और वो कोई मुआवजा होगा, जो कहते हैं मैजिक जादू, तो भले बात दूसरी है कि कोई आ जाए अजूबा नॉर्मली, तो वरना वो आने वाले तो नहीं है, मेरा तजुर्बा ये कहता है। तो आप मुकदमा दर्ज करें, पैसे मिले ना मिले, कम से कम लोगों की सजा तो हो, वरना कहीं किसी और शहर में जाके बेवकूफ बना रहे होंगे। ये बहुत कॉमन है और मैं ये देखता हूँ आजमी साहब, बड़ी तकलीफ भी होती है कि हमारे समाज का जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के जो हमारे भाई बहन हैं, जो बहुत मीगर इनकम पे सरवाइव करते हैं, मैंने ये देखा है कि वही लोग ऐसी चीजों के विक्टिम बनते हैं। अब वो 500 रुपए कोई जमा कर रहा है, कोई 20 रुपए जमा कर रहा है, और पता चला बेचारा 5 साल जमा करता रहा, काट काट के पैसा, और एक वन फाइन डे गायब हो गए। तो बचना चाहिए और इमीडिएट लालच से भी बचिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आपको 1000 रुपए आपसे लेंगे और आपको 2 महीने बाद 1500 थमा देंगे, आपका जीतने के लिए कॉन्फिडेंस, और फिर आपसे पैसा लगवाएंगे और बाहर निकल लेंगे। तो बचिए ऐसे लोगों से और मुकदमा कीजिए, और क्या कर सकते। नहीं, यकीन कैसे करें, भरोसा करें कैसे करें, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे गाँव में या छोटे मोटे इलाकों में इस तरह की कार्रवाई करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन कुछ दिनों हाल में देखा हमने, बैंकों के साथ भी ऐसा हुआ, बैंकों में लोगों ने करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं और बैंक बिल्कुल डूब गए हैं। तो ऐसी सूरत में किस तरह से भरोसा करे आदमी, किस तरह से यकीन करे? अब ये मुश्किलात तो हैं। आप अभी एग्जांपल आप पीएनसी बैंक का लेंगे तो आप देखेंगे पीएमसी में क्या हुआ बॉम्बे में, यस बैंक के साथ हुआ। लेकिन खैर आरबीआई, देखिए बैंक्स के साथ एक अच्छी बात क्या है, चाहे वो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक वाला मसला था बॉम्बे का, यस बैंक का था, आरबीआई इंटरवीन करती है। हमारी जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो इंटरवीन करती है और वो चीजों को रेगुलेट करती है। रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से उसके जैसे कुछ रिजर्व्स होते हैं आरबीआई के पास, कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी, शेड्यूल बैंक के लिए भी। तो अगर बैंक्स हैं तो तब भी, अब डूब जाए तो डूब ही जाए, लेकिन तब भी आप सिक्योर हैं। मतलब आप ये देखें कि ठीक है, लोगों पे लिमिट लगा दी गई कि भाई आप इससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन पैसा डूबा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। पर चिट फंड और पॉन्जी स्कीम के मामले में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि उसके लिए कानून भी है, और मैं ये भी आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि ये जो चिट विट फंड के स्कैम्स चलते हैं छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में, इसमें लोकल इंतजामिया के लोग मिले होते हैं, क्योंकि उनको खूब पता है कि फ्रॉड हो रहा है। तो लेकिन इस पे जरूरत सोशल अवेयरनेस की है, लोगों को इन्फॉर्म करने की, उनको जगाने की है कि भाई देखो, हाँ, कि मत पड़ो इन चक्करों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मुंबई से बात कर रहा हूँ, मोहिद्दीन। जी, सवाल पूछिए मोहिद्दीन साहब। मैं वकील साहब से ये जानना चाहता था कि महाडा का जो अलॉटमेंट होता है बॉम्बे में, वो अलॉटमेंट किसी, हाँ नहीं, सवाल पूछिए। अलॉटमेंट जो महाडा का अलॉटमेंट होता है बॉम्बे में, तो वो अलॉटमेंट में सोसाइटी डेवलप करते हैं, वो बना के वो लोग, उसमें एक परचेसिंग किया हुआ है मैंने, और आज 18-20 साल हो गया अलॉटमेंट होके, और वो अलॉटमेंट जो पहले जिसके नाम पे हुआ था, वो सामने वाले आदमी ने, जो भी डेवलपर चार्ज है, उसको भरता रहता था। अब बाद में हमने परचेज किया तो 1 रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद वो आदमी मिल गया तो मैंने 2 साइड रजिस्ट्रेशन करा मैंने। मगर अभी जो सोसाइटी का सेक्रेटरी और जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो मेरे ऊपर केस डाल के स्टे लेके हमारे को रूम दे नहीं रहे हैं। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी एक केस डाले, तो हाई कोर्ट ने करोड़ के अंदर का है, उठा के उसने सिटी सिविल में ट्रांसफर कर दिया। फिर हम रीट पिटीशन में गए, तो वहां सिटी सिविल में क्या होता है बाद में यहाँ आना,
आज 9 साल हो गया है, तो इसके लिए कोई रास्ता है क्या कि जो शॉर्टकट में ये तो ऐसे 15-20 साल चलता रहेगा आदमी जब तक पूरी फैमिली खत्म हो जाए? तो वो मैं जानना चाहता हूँ वकील साहब से, चलिए इसके बिल्कुल ऊपर क्या करना चाहिए? चलिए बिल्कुल बताएंगे। देखिए भाई, चूंकि ऑलरेडी मैटर लिटिगेशन में गया, आप गए, वो लोग पहले आपके अगेंस्ट गए, फिर आप गए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने मैटर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो ओरिजिनल पिक्यूनरी जुरिडिक्शन का मैटर होगा। इशू क्या है, मैंने कहा ना कि मुकदमे के लिए लॉ के साथ साथ स्ट्रेटजी की भी बड़ी जरूरत पड़ती है, और कैसी स्ट्रेटजी बनाई गई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके केस के फैक्ट से तो मैं वाकिफ हूं नहीं कि सेक्रेटरी अगर कॉन्ट्रैक्टर आपके अगेंस्ट गया तो उसको क्यों स्टे मिला, उस पर उसने आपके ऊपर क्या इल्जामात लगाया और आपने क्या केस किया, उसकी क्या डेवलपमेंट है। पर मैं एक मोटी बात बताता हूँ, 9 साल से मुकदमा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप फिर एक 227 में हाई कोर्ट जाके और कहिए कि साहब टाइम बाउंड डिस्पोजल का डायरेक्शन दीजिए, इसका इतना पुराना मैटर है, ये तो पूरी जिंदगी बीत गई, कुछ बातें खत्म नहीं होगी, तो आप एक टाइम बाउंड डिस्पोजल का मैटर आप डायरेक्शन ले सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट चूंकि पुराना मैटर है, जो टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑर्डर कर भी सकती है अपने, वो वैसे वो उसका डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये कोशिश करके देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।